नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हाल के दौर में बिहार की राजनीति का घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला है। एक तरफ बिहार में संकट काल में भी चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई है और सुगबुगाहट शुरू होने के साथ ही बिहार में महागठबंधन का झगड़ा सामने आया है। दूसरा तरफ बिहार में एक नया राजनीतिक समीकरण आकार लेता हुआ नजर आ रहा है। कभी बीजेपी के दिग्गज चेहरा रहे, देश के वित्त मंत्री रहे और देश की राजनीति के कद्दावर चेहरा यशवंत सिन्हा जी एक नए राजनीतिक मोर्चे को हम कह सकते हैं वो लीड करेंगे। और आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये ऐलान कर दिया गया है कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो हमारे साथ खुद यशवंत सिन्हा जी मौजूद हैं और हम सर सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। और सर सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि आखिर आपका जो फैसला है सर, उसकी उम्मीद किसी ने शायद नहीं की होगी। ये तो आप भी मानेंगे कि आपकी एंट्री अचानक हो जाएगी बिहार में। और जाहिर है आप जैसी कद्दावर शख्सियत जब अचानक चुनाव के मौसम में चुनावी सुगबुगाहट होने के बाद बिहार में एंट्री मारता है तो बिल्कुल तैयारी पूरी होगी। और क्या तैयारी है सर, वो समझने की कोशिश करेंगे। बहुत कम तैयारी है। हम पिछले 10-12 दिनों से पटने में हैं और आने का जो उद्देश्य था वो ये था कि बिहार में जितने लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं, उन लोगों से बातचीत करें। क्योंकि एक बात तो स्पष्ट हो गई थी हाल के दिनों में, महीनों में, कि बिहार की स्थिति बद से बदतर हो गई है। तो सब लोगों से राय विचार करने के बाद ये तय हुआ कि एक तीसरे शक्ति की आवश्यकता है बिहार में। क्योंकि सरकार का जो कार्यकलाप रहा न केवल पिछले 5 वर्षों में बल्कि पिछले 15 वर्षों में, वो अति असंतोषजनक रहा है। और मैंने कई आंकड़े भी पेश किए हैं जिससे कि जो बिहार की बदहाली का वर्णन करते हैं। हाल के दिनों में हमने देखा कि बिहार के जो मजदूर बाहर काम करने जाते हैं वो किस हालत में बिहार लौटने के लिए मजबूर हुए। लौटने के बाद बहुत लोग फिर वापस जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है रोजी रोटी का। बिहार से हर साल 40 लाख लोग बाहर जाते हैं रोजगार की तलाश में। आप सोचिए। तो कुछ प्रदेश हैं जहाँ रोजगार उपलब्ध है, कुछ प्रदेश हैं जहाँ पर कि रोजगार उपलब्ध नहीं है और वहाँ से लोग रोजगार उपलब्ध प्रदेशों में जाते हैं। बिहार में सारे संसाधन उपलब्ध हैं, फिर ये बिहार की दुर्गति क्यों है कि हम अपने लोगों को रोजगार भी नहीं दे सकते हैं। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे सर। 2015 के विधानसभा चुनाव में लौटेंगे। 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, कांग्रेस के साथ थे, एक महागठबंधन था और बिहार में एनडीए था और कथित रूप से एक मोदी लहर थी। और उस मोदी लहर में भी महागठबंधन जीतने में कामयाब रहा। तो चाहे वो 2010 का विधानसभा चुनाव हो, 2015 का विधानसभा चुनाव हो, तमाम कमियों के बावजूद भी या फिर सामने एक मजबूत राजनीतिक दुश्मन होने के बावजूद बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नहीं रही है। 2010 के चुनाव में, 2015 के चुनाव में आपने बिहारी मजदूरों की बात की और ये जो तमाम तरह के डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ एक सत्ता विरोधी लहर है और ये चुनाव अलग है दूसरे बाकी के 2 चुनावों से? मुझे लगता है कि ये चुनाव बाकी चुनाव से बिल्कुल अलग है। आज सत्ता के विरोध में बिहार में जबरदस्त नाराजगी है, लोगों के मन में नाराजगी है क्योंकि सत्ता ने कुछ करके दिखाया ही नहीं, खास करके पिछले 5 वर्षों में। तो इसलिए लोग विकल्प की तलाश में हैं। अभी तक अगर आप देखेंगे तो पिछले चुनाव का आपने जिक्र किया, नीतीश कुमार जी का आरजेडी के साथ उनके दल का गठबंधन हुआ, फिर बीच मझधार में उन्होंने उसको छोड़ दिया और जो जनादेश था उसका अपमान किया ना, उसका अपमान किया। क्योंकि जनादेश बिहार की जनता ने
उस गठबंधन को दिया था। नीतीश कुमार जी के खिलाफ मेरी कोई शिकायत नहीं होती अगर उस गठबंधन से अलग होने के बाद वो दोबारा यहाँ चुनाव कराते, लोगों के बीच में जाते, दिक्कतें बहाल बताते कि ये दिक्कत थी इसलिए मुझे अलग होना पड़ा। लेकिन दोबारा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके और फिर मुख्यमंत्री बने रहना और उसके बाद बिहार की ये दुर्दशा करना मुझे लगता है कहीं से भी उचित नहीं था, न है। और इसलिए आज बिहार में उनके खिलाफ, उनके कार्यकलापों के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ लोगों के मन में रोष है, आक्रोश है, गुस्सा है। लोग जेडीयू की तरफ से आने वाले बयान बताते हैं कि पार्टी जो है वो 2005 में लौट रही है। 2005 में जिस मुद्दे पर विधानसभा चुनाव लड़ा था उसी मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। 2005 में लालू राबड़ी के शासन काल को मुद्दा बनाकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था नीतीश कुमार ने, और इस बार भी 15 साल बनाम 15 साल की बात हो रही है। 15 साल जो लालू राबड़ी का रहा उसको जंगल राज बताने की कोशिश हो रही है। नीतीश कुमार का जो 15 सालों का मुख्यमंत्रित्व काल है उसको अच्छा शासन बताने की कोशिश हो रही है, विकास का काल बताने की कोशिश हो रही है। अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो आप इन दोनों शासन काल को किस तरह से देखते हैं, और नीतीश कुमार के लिए ये रणनीति कितनी सही होगी अगर वो 15 साल बनाम 15 साल का मुद्दा लेकर जाते हैं? हम 15 साल पीछे की बात करते हैं तो 50 साल पीछे की बात क्यों नहीं करेंगे? 100 साल पीछे की बात क्यों नहीं करेंगे? पीछे जाना केवल 15 साल ही क्यों आवश्यक है? पीछे जाना है तो ये चुनाव हो रहा है 2015 के बाद 2020 में, और जनता इस बात पर इस बार वोट देगी कि पिछले 5 वर्षों में क्या हुआ। थोड़ा और आगे जाते हैं तो पिछले 15 वर्षों में क्या हुआ, क्योंकि नीतीश जी पिछले 15 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके पीछे जाने का आज के दिन मुझे लगता है कि कोई तुक नहीं है, और वो लोग समझते हैं कि भाई ये जो गठबंधन उनके खिलाफ है वो एक इजी टारगेट है, इसलिए उसी जंगल राज की कल बात करो। और दिल्ली से लेकर पटने तक सब लोगों की रणनीति यही है कि विकल्प के रूप में उसको पेश करो। अब वो मेरे खिलाफ खड़े हुए हैं, ये जो विकल्प हम पेश करने जा रहे हैं उसके बारे में कहें, कुछ करना पड़ेगा ना। तो आप चैलेंज कर रहे हैं सर? चेंज कर रहे हैं, हम एजेंडा चेंज कर रहे हैं बिहार। बिल्कुल, आपने एजेंडा चेंज कर रहे हैं या फिर कर दिया है? सवाल यह है सर कि आपके सहयोगी रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी, शरद यादव जी, और शत्रुघ्न सिन्हा शरद यादव की नज़दीकियां आरजेडी के साथ रही है या फिर काफ़ी करीब होते दिखे लालू प्रसाद यादव के, और फिर तब कयास दूसरे लगने लगे तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं, और जो तमाम राजनीतिक रूप से कयास लगते हैं ऐसी परिस्थितियों में क्या शरद यादव जी को भी साथ लाने की कोशिश है, शत्रुघ्न सिन्हा जी को भी साथ लाने की कोशिश है? हालांकि आपने कहा कि किसको साथ लाना है मैं ये नहीं बताऊंगा, लेकिन क्या इन लोगों से बातचीत हो रही है सर? हम आपको एक ही बात कहते हैं, 100 बात की एक बात, कि हमने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें कहा कि जो भी मेरे साथ आना चाहता है उसका स्वागत है। हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं। शत्रुघ्न जी हमारे साथ आ जाते हैं क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी में है आज के दिन, तो बहुत स्वागत होगा। शरद जी मेरे साथ आना चाहते हैं, बहुत स्वागत होगा, क्योंकि हम एक नए बिहार की कल्पना के साथ मैदान में उतर रहे हैं, एक बदलो बिहार की कल्पना के साथ, एक बेहतर बिहार की कल्पना के साथ मैदान में उतर रहे हैं। हमारे लिए पर्सनालिटीज हर चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है आज के दिन बेहतर बिहार बनाने की परिकल्पना को। सर, आपकी एंट्री अगर बिहार में नहीं हुई होती तो बिहार में चुनावी मुकाबला सीधे आरजेडी और एनडीए के बीच होता, महागठबंधन और एनडीए के बीच होता। एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार हैं और महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव हैं। नीतीश कुमार के बारे में आप जानते हैं, नीतीश कुमार के बारे में आपने कई बात कही, बिहार के विकास को लेकर आपने कई बात कही। तेजस्वी यादव में कोई संभावना देखते हैं क्या वो नीतीश कुमार के विकल्प हो सकते थे? नहीं, हम आज क्यों तेजस्वी यादव की बात करें, वो तो विरोधी दल में है, शासन में नहीं है ना। और उनके माता पिता कभी चीफ मिनिस्टर थे आज से 15 साल पहले, तो मुझे लगता है कि ये
बेमानी बात आज के दिन है कि तेजस्वी यादव के बारे में आप क्या सुनते हैं। इसका अर्थ आज कुछ नहीं है, क्योंकि टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट तो सरकार में जो लोग बैठे हैं, जिन्होंने बिहार की दुर्दशा की, वही ना टारगेट होने चाहिए। कि जो लोग बाहर हैं, सरकार में नहीं है, उनको टारगेट किया जाए। इसलिए इससे हम पूरी तरह से बचेंगे कि अनावश्यक रूप से किसी और को टारगेट मत बनाइए। हमारे सामने वो विकल्प नहीं है जो आप कह रहे हैं ना, कि बिहार की जनता के सामने ये विकल्प था कि वो तो या इस गठबंधन के साथ जाएं या उस गठबंधन के साथ जाएं। हमारे सामने बेहतर बिहार ही एक विकल्प है, और बेहतर बिहार बनाने की दिशा में जो भी कदम उठाना होगा वो कदम हम लोग उठाएंगे। प्रशांत किशोर का जिक्र करेंगे सर, जल्दी जल्दी दो सवाल हम आपसे पूछेंगे। प्रशांत किशोर का जिक्र इसलिए करेंगे, प्रशांत किशोर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं जेडीयू के, और उसके बाद सीए एनआरसी के मुद्दे पर जेडीयू से अलग हुए और लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर होते हैं, और तकरीबन वही मुद्दे, उन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं जिन मुद्दों पर आज आप बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विचारधारा तो सेम है। हालांकि प्रशांत किशोर अब किसी राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है। क्या प्रशांत किशोर, क्योंकि ऐसी खबरें भी आती रही हैं, ऐसे कयास भी लगते रहे हैं कि प्रशांत किशोर भी साथ आएंगे और विकास के मुद्दे पर सब लोग साथ जाएंगे, उनसे किसी तरह का कोई नहीं, हम प्रशांत किशोर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, संपर्क में भी हैं। बिल्कुल सर। और भी बहुत लोगों को जानते हैं, उनके संपर्क में भी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे द्वारा कुछ कहना उनके बिहाफ पर ये उचित नहीं होगा। प्रशांत किशोर जी अपना रास्ता खुद तय करेंगे, पवन वर्मा जी अपना रास्ता खुद तय करेंगे। अगर हमारे साथ वो लोग आना चाहते हैं तो जैसा मैंने कहा कि हम बहुत पुरजोर उनका स्वागत करेंगे, लेकिन उनके बिहाफ पर आज के दिन मुझे उत्तर देने के लिए बाध्य मत कीजिए। सर, एक आखिरी सवाल है हमारा, और सवाल राजनीति से अलग है। मैंने अधिकारी रहे हैं, और एक कहानी है, जब किसी मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री से आपका लगा कि जब आपसे मुलाकात हो तो ये सवाल मैं आपसे करूं। उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी मुलाकात हो जाएगी। चूंकि आज मुलाकात हो गई है तो हमारी गुजारिश होगी कि वो कहानी आप एक बार बता दें। वो कहानी नहीं, यथार्थ है। बिल्कुल यथार्थ है सर। मेरे जीवन की घटी हुई एक घटना है। ये बात है 1967 की। मैं संथाल परगना, उस समय एक जिला था, अब तो 6 जिला बन गया। मैं संथाल परगना में डिप्टी कमिश्नर था। तो एक मौका आया, एक अवसर आया, जब उस समय के बिहार के मुख्यमंत्री और 1-2 मिनिस्टर्स वो लोग आए संथाल परगना किसी कार्यक्रम के लिए, और उसके बाद उन्होंने सब लोगों के सामने मेरे साथ जो व्यवहार किया वो मुझे ठीक नहीं लगा। तो इसलिए मैंने उसका विरोध किया और मैंने कहा कि इस तरह का व्यवहार आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आप केवल यशवंत सिन्हा का अपमान नहीं कर रहे हैं, जिस पोस्ट पर हम बैठे हैं डिप्टी कमिश्नर का, उसका अपमान हो रहा है। तो ये जाहिर है कि उन लोगों को पसंद नहीं आया। बात बढ़ती चली गई और बढ़ते बढ़ते बात यहाँ तक पहुँच गई कि वो लोग हमारे ऊपर चीखने चिल्लाने लगे। और मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि आप जाकर कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो। मैंने कहा मैं बहुत कई नौकरी ढूंढ सकता हूँ, मैं बिहार का मुख्यमंत्री भी बन सकता हूँ, लेकिन आप IAS ऑफिसर नहीं बन सकते हैं। ये बात कह के मैंने अपने कागज पत्तर को संभाला और मैं कमरे से बाहर निकल गया। उसके बाद उसी दिन रात को वहाँ से मेरा तबादला हो गया और फिर लगभग 2 महीने मैं छुट्टी पर रहा। इसलिए रहा क्योंकि जब मुख्यमंत्री से झगड़ा हो गया तो कौन मंत्री अपने विभाग में हमें लेगा। तो 2 महीने छुट्टी पर रहा और उसके बाद मैं भारत सरकार में चला गया। तो ये एक बहुत पुरानी घटना है मेरे जीवन से संबंधित।
हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ यशवंत सिन्हा सर थे और लंबी बातचीत इनसे हुई है। बिहार की राजनीति को लेकर जो सवाल थे वो हमने पूछा और उन सवालों के जवाब मिले। एक बहुत अच्छी कहानी थी, अब यथार्थ था, माफ़ कीजिएगा सर, और उस यथार्थ पर बातचीत हुई। तो ये व्यक्तित्व है यशवंत सिन्हा जी का और इनकी एंट्री। बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाहूँगा आज के नौकरशाहों से, वो ये कहना चाहूँगा कि उनको उनकी वफादारी भारत के संविधान के प्रति होनी चाहिए, देश के लोगों के प्रति, प्रदेश के लोगों के प्रति होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं, किसी पार्टी विशेष के साथ नहीं। और आज भी अगर उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनको दबाने का प्रयास हो रहा है, उनका अपमान करने का प्रयास हो रहा है, तो मैं सारे नौकरशाहों से ये अपील करना चाहूँगा कि वो उसी तरह खड़े हों जिस तरह मैं उस दिन खड़ा हो गया था। तो सर ने नौकरशाहों से भी कुछ बात कही है। तो ये इंटरव्यू अगर आपको अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ खूब से खूब शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।